भारत की दो सबसे प्रभावशाली महिलाएं। साथियों, 1970 के दशक में पूरे भारत में सबसे प्रभावशाली दो महिलाओं के नाम चारों ओर फिजाओं में चर्चाओं में थे, जिनमें से एक थी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी थी आचार्य रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी। आखिर कौन थी ये लक्ष्मी? छोटे कद की पतले शरीर की लक्ष्मी 1967 यानी 1967 में रजनीश के संपर्क में आई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 34 यानी 34 वर्ष की थी। आचार्य रजनीश का पहला ही व्याख्यान उन्होंने सुना और उन सुनने के बाद में उन्होंने कहा था, प्रेम घटित हो गया है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन रजनीश को समर्पित कर दिया। इस पर उनके परिवार वालों, उनके परिजनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई कि बेवकूफ़, तुम एक बाबा जी के प्रेम में पड़ गई हो। लेकिन लक्ष्मी तेजी से रजनीश के निकट आई थी। वे उनकी पहली सचिव बनी। उन्होंने रजनीश का पूरा काम बहुत ही कुशलता से साथियों संभाला और उनकी पुस्तकों का इतना सुरुचिपूर्ण प्रकाशन किया कि उनकी गुणवत्ता, जो क्वालिटी होती, उनकी ख्याति पूरी देश और दुनिया में फैल गई। रजनीश फाउंडेशन तत्कालीन भारत में एक पब्लिशिंग फिनोमेना था दोस्तों, और उस समय रजनीश की पुस्तकों पर प्रकाशक के रूप में माँ योग लक्ष्मी का नाम छपता था। दोस्तों, एक समय में भारत की टॉप 2 पावरफुल महिलाओं में से शामिल लक्ष्मी के साथ में दोस्तों अप्रैल 1989 में आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिनको सुन के आप चकित रह जाएंगे। दोस्तों, पुणे आश्रम में लक्ष्मी को एकाएक कह दिया कि आश्रम में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या ये रजनीश की अनुमति से हुआ था? क्या आचार्य रजनीश को इसकी सूचना थी? कोई नहीं जानता दोस्तों, लेकिन बहुत संभव है कि लक्ष्मी को वहाँ से हटाने का एक तरीका था। लक्ष्मी बुद्धा ऑडिटोरियम में दोस्तों उस दिन बैठी थी और उनसे वहाँ से उठकर बाहर चलने को कहा गया। कोई दूसरा उनका कुशन बाहर लेकर के आया और नीलम ने उनसे कहा कि कम्मीन में अब आपका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस पुणे आश्रम को दोस्तों लक्ष्मी ने बनाया और संवारा था, जिसकी भूमि तक उन्होंने ही खोजी थी, वहाँ से ऐसे अप्रत्याशित निष्कासन पर लक्ष्मी पहले पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर भी वो बहुत जिनिस महिला थी, बहुत संयम। उसने खुद को संभाला और उन्होंने कहा कि लकड़ी लग गई, यानी कि मास्टर की जैन स्टिक की चोट थी, यानी ओशो की, उनके अहंकार को गलाने का उपाय। उन्होंने उस स्थिति में भी भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और वो चुपचाप गुमनामी में विलीन हो गई। सोचिए दोस्तों, भारत की सबसे प्रभावशाली दूसरी महिला और चुपचाप गुमनामी में, और एक अपन होते हैं जरा सी बात पे विचलित हो जाते हैं। तो ये लक्ष्मी से सीखे कि कैसे स्थिर रहा जा सकता है। फिर दोस्तों वो दिन आया 19 जनवरी 1990, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जब दुनिया स्तब्ध रहती। खबर ये आई कि रजनीश ने देह त्याग दी है, यानी रजनीश की मृत्यु हो गई है। ये खबर जब लक्ष्मी तक पहुंची तो दोस्तों लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पुणे पहुंची थी। उन्होंने आश्रम में प्रवेश नहीं किया क्योंकि वहाँ उसको आने नहीं दिया, लेकिन मूला मूठा नदी के तट पर स्थित शमशान घाट पर जब रजनीश की चिता का उन्होंने साक्षात किया दोस्तों, तो उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अनुग्रह के भाव थे। यह उनकी अपने गुरु से अंतिम भेंट थी। रजनीश के देह त्याग के बाद दोस्तों लक्ष्मी 5 वर्षों तक और जीवित रही, लेकिन बिल्कुल गुमनाम, मौन, अलक्षित, लगभग अदृश्य। जनवरी 1995 को उसी मुंबई में लक्ष्मी की कहानी का अंत हो गया जहाँ से वह शुरू हुई थी, अर्थात उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों इस परी कथा का जो शुरुआत थी दोस्तों, लक्ष्मी छोटे कद की स्त्री थी। वे एक बेहद विचित्र सी पोशाक पहनती थी, गेरुआ कुर्ता और लुंगी, सिर पर स्कार्फ बांधती थी, उभरी चीक बोन्स
और बड़ी आंखों वाला उनका चेहरा खूब प्रभावी था। उनके व्यक्तित्व में एक अथॉरिटी थी और वे एक हार्ड मैनेजर, वे कठोर प्रशासक समझी जाती थी। दोस्तों, ताज्जुब ये है कि वे न के बराबर भोजन करती थी और अत्यंत साफ सफाई पसंद और व्यवस्थित थी लक्ष्मी। चिड़िया जैसे हल्के शरीर वाली थी, लेकिन बहुत ही ऊर्जा से भरी रहती थी और भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से मानी जाती थी, क्योंकि रजनीश आंदोलन की प्रशासनिक और प्रकाशकीय गतिविधियों के केंद्र में वही थी। उसके हाथों में बम्बई और पुणे के तमाम सूत्र थे। बम्बई के वुडलैंड अपार्टमेंट में लक्ष्मी छाया की तरह रजनीश के साथ रहती थी और उनका पूरा काम देखती थी। वो स्वयं को थर्ड पर्सन में लक्ष्मी कहकर ही संबोधित करती थी। दोस्तों, छुट्टी हुई थी। कच्छ और शिमला में जगह देखी जा चुकी थी। कोरेगांव पार्क पुणे स्थित आश्रम में जगह की किल्लत होने लगी थी और उच्च वर्ग के संभ्रांत लोगों का वह रहवासी इलाके था। तो दोस्तों, लक्ष्मी ने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक से भी वो मिली। लेकिन पुणे से लक्ष्मी इधर जमीन की खोज में थी और लक्ष्मी की अनुपस्थिति में लक्ष्मी की खुद की असिस्टेंट शीला का प्रभाव बढ़ रहा था। और दोस्तों, अब शीला और रजनीश में एक प्रकार का द्वंद्व शुरू हो गया था। लक्ष्मी और शीला का जो दोस्तों द्वैत था वो सदर और नायब यानी जो बॉस और असिस्टेंट की तरह था। और हिस्ट्री में दोस्तों अनेक अवसरों पर असिस्टेंट ने अपने बॉस का तख्ता उल्टा था। पुणे में यही कहानी फिर दोहराई गई। बदलते शक्ति संतुलन पावर की एक झलक 1981 के फरवरी महीने में मिल गई थी, जब लक्ष्मी शीला के साथ बम्बई की एक यात्रा पर गई। वहाँ भोजन की टेबल पर अपने परिजनों से बात करते हुए लक्ष्मी ने कहा, हमें आश्रम में ध्यान करने वाले लोगों की ज़रूरत है, हमें भगवान से प्यार करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तब शीला ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, हमें केवल काम करने वाले हाथों की ज़रूरत है। लक्ष्मी का ध्यान शीला के तेवरों पर नहीं गया, लेकिन लक्ष्मी की बहन शोभना ने इसे वक्त का इशारा समझ लिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में हाई वॉल्यूम में कहा ताकि शीला भी सुन सके, लकी बहन, उन्होंने लक्ष्मी बहन को कहा कि लकी बहन अपनी कुर्सी को बचा के रखना। और ये दोस्तों जो वाक्य था शायद परमात्मा वाक्य बन गया और भविष्य में यही से उनका तख्ता पलट के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। उसके बाद में जब आचार्य रजनीश अमेरिका गए तो लक्ष्मी को उन्होंने कहा कि तू यही भारत में रहे और मेरे लिए भूमि तलाश कहीं और जगह। लेकिन रशीद मैक्सवेल ने अपनी किताब में लिखा है कि लक्ष्मी को लग रहा था कि रजनीश को शायद व्रत कर दिया है और उनके साथ ठगी हो गई है। तो 11 दिनों के भीतर ही लक्ष्मी भी अमेरिका आ गई। लक्ष्मी को अमेरिका में देखकर रजनीश प्रसन्न नहीं हुए थे। वो खुद भी अमेरिका में ज़्यादा दिन तक रहने का मानस करके नहीं आए थे, रजनीश भी। दोस्तों, वक्त के आगे सब इंसान बेबस हो जाते हैं। वक्त ही इंसान को प्रभावशाली बनाता है और वक्त ही धार कुंद कर देता है। एक समय में रजनीश से सिर्फ लक्ष्मी ही सबसे नज़दीक थी। और फिर अमेरिका के ओरेगन में दोस्तों एक ऐसी लक्ष्मी की जो पोजीशन थी उसका चित्र माँ प्रेम वीणा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं पीआर में काम कर रही थी। एक रात 9 बजे मुझसे कहा गया कि मैं लक्ष्मी को लाउथ से हाउस ले आओ, भगवान उनसे मिलना चाहते। तब मैं जिस ग्रोह में रहती थी मैंने लक्ष्मी को पिकअप किया। वो पूरे समय चुपचाप रही। उनके मन में संशय था, अनिष्ट की आशंकाएं थी। भगवान से उनकी भेंट 1.5 घंटे चली। जब वो बाहर आई तो बड़ी टूटी हुई और कमज़ोर मालूम हो रही थी। उन्होंने बताया कि भगवान ने उनसे फिर कहा कि वो भारत लौट जाए और वहाँ कम्युन के लिए कोई जगह तलाशे। शायद भगवान अमेरिका में प्रसन्न नहीं थे। उसके कुछ दिनों बाद लक्ष्मी भारत लौट आई, लेकिन कुछ ही समय बाद अमेरिका वापस लौट गई और रजनीश के अमेरिका से पलायन तक वही बनी रही। 1981 में उन्होंने फाउंडेशन की निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में जब वो लौट कर आई तो रजनीश के कहने पर उन्हें एक फ्रेम हाउस, एक गाड़ी और एक केयर टेकर मुहैया करवाया गया था। तो लक्ष्मी ने भगवान रजनीश से पूछा कि मुझे यहाँ क्या काम करना होगा। इस पर रजनीश ने लक्ष्मी से कहा था कि कुछ नहीं, तुम बस यहाँ एक क्वीन की तरह रहो। लेकिन शीला के निर्देशों पर इन अपदस्थ क्वीन लक्ष्मी के फोन टैप किए जाने लगे।
अलबत्ता उनकी रिकॉर्डिंग में कुछ भी साबित नहीं हुआ, हूबहू रिकॉर्डिंग साबित हुई। लक्ष्मी ने शीला के बारे में कभी कोई बात नहीं कही और केवल भगवान के गुणों का ही बखान करती रहती थी। उनकी रिकॉर्डिंग सुनने वालों को कुछ भी सनसनीखेज हाथ नहीं लगा। 14 सितंबर 1985 को शीला संदिग्ध परिस्थितियों में रजनीशपुरम से पलायन कर गई थी। वहाँ से जाने से पहले शीला ने आखिरी काम ये किया कि अपनी बहन के हाथों लक्ष्मी के कमरे में एक फ्रूट जूस भिजवाया था, जिसमें क्या पता क्या था। उसका सेवन करने के बाद में लक्ष्मी गंभीर बीमार पड़ गई। लक्ष्मी शीला द्वैत का ये चरम संगीत क्षण था। रजनीश की दो शिष्यों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का ये काला अध्याय था दोस्तों। 28 अक्टूबर 1985 में जब रजनीश को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, तब लक्ष्मी अमेरिका में ही थी और वे तुरंत हरकत में आई। वे नई दिल्ली से फ़ोन पर संपर्क बनाए रखती थी और राजीव गांधी की सरकार से मदद लेने के प्रयास कर रही थी। जैसे ही रजनीश को जमानत मिली, लक्ष्मी भारत लौट आई और दिल्ली में रजनीश के स्वागत की तैयारी की। 14 नवंबर 1985 को जब रजनीश अमेरिका से भारत रवाना हुए, तब लक्ष्मी दिल्ली में उनका रास्ता देख रही थी। उनकी भारत वापसी के बाद लक्ष्मी ने कुल्लू मनाली के एक रिजॉर्ट में रजनीश के ठहरने का प्रबंध कराया था। ये वही मनाली था जहां 1970 में रजनीश ने नव संन्यास का सूत्रपात किया था और लक्ष्मी उनकी पहली सन्यासिनी बनी थी। पर इन 15 सालों में जैसे सब कुछ बदल गया था। मनाली में तब दोस्तों एक और अजीब घटना घटी। एकाएक रिजॉर्ट में एक रात पुलिस आई और रजनीश के विदेशी सन्यासियों के पासपोर्ट चेक किए गए। इसके बाद विदेशियों से तुरंत भारत छोड़ देने को कहा गया। एक बुक डायमंड डेज विद रजनीश ओशो नामक चर्चित किताब में लेखिका मां प्रेम शून्य ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे लक्ष्मी का विदेशियों के प्रति द्वेष भाव था। लक्ष्मी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू से कहा था कि रजनीश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पश्चिमी सन्यासियों को उनसे दूर किया जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस आदेश के विरोध में स्वयं रजनीश ने कुल्लू मनाली छोड़ लिया और काठमांडू चले गए। रजनीश को अमेरिका से सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी शीला के बाद उनकी सेक्रेटरी बनी मां प्रेम हास्या की थी, लेकिन भारत में मां योग नीलम को सचिव का दायित्व सौंपा गया। रजनीश के मन में ये विचार था कि लक्ष्मी को फिर से पब्लिशिंग की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और लक्ष्मी नीलम मिलकर ही उनकी सेक्रेटरी की भूमिका निभाए। लेकिन रजनीश के पश्चिमी सन्यासियों के प्रति लक्ष्मी के मन में जो गहरी अरुचि और संशय की भावना थी, वो उसमें बाधा बन गई। काठमांडू में रजनीश के निकटतम सन्यासियों के सामने उन्हें चौंकाते हुए लक्ष्मी ने रजनीश से कह दिया, भगवान ये सब लोग आपको मार डालेंगे। रजनीश तब उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा भर दिए थे। और दोस्तों, ये शायद किसी भविष्य की ओर लक्ष्मी की दृष्टि गई थी। उसके बाद में दोस्तों कहानी जो मैंने शुरुआत में बताई, आचार्य रजनीश, शीला और लक्ष्मी। शीला एक समय में लक्ष्मी की सेक्रेटरी थी, लेकिन फिर कैसे घटनाक्रम बदलता गया। वो दोस्तों नहीं कहते कि वक्त से क्या शिकायत करे, वक्त ही नहीं रहा, वक्त की बात है। हमने जिसको चाहा, हमने जिसको पूजा, उसी ने हमको ठुकरा दिया। वक्त की बात है। तो वक्त जब बदलता है, वो कहते हैं कि दिन पलटे दशा पलटे, पलटे बाण कबाण, और काबा लूटी गोपिया, वही अर्जुन और वही बाण। समय बदलता है ना। लेकिन दोस्तों एक बात है, रजनीश जैसा चेतना का दीपक भारत में फिर से शायद हो न हो। जय रजनीश, रंगे रजनीश।